नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो तंत्र के अंदर आज हमारा जो तंत्र है वो है मानव शरीर के अंदर जनन तंत्र। ठीक है, तो जो प्रश्न है वो बनने की संभावना थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन जो भी प्रश्न जहां पर भी प्रश्न बनने की संभावना है वो चीज जो है अपने यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर जो है प्रोसेस ना समझाकर जो प्रश्न पेपर में बनने की संभावना रहती है उसको टारगेट किया है, जिससे क्या है कि अपना समय थोड़ा सा कम खराब हो। ठीक है, और पेपर के अंदर अगर प्रश्न एक भी आने की संभावना कहीं 10% भी बनती है तो वो भी अपने जो है यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, जनन तंत्र। ठीक है, देखो नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये इनके भाग का यहाँ पर क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अगर आप 10वीं के अंदर होते तो पूरा पूरा एक लेसन इसके ऊपर बनाया जाता है, पूरी थ्योरी होती है, लेकिन थ्योरी जो है अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा जो है अपना ये वीडियो नहीं होगा, 20-25 मिनट के अंदर ये अपना पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक जोड़ी वृषण। ठीक है, तो ये देखो ये बात किसकी चल रही है, नर जनन तंत्र की। तो इसमें क्या होता है, एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं, इसमें अधिवृषण होते हैं। एक जोड़ी शुक्र वाहक होते हैं, मतलब शुक्राणुओं को जाने के लिए जो रास्ता देते हैं वो क्या होता है, शुक्र वाहक। ठीक है, तो वो एक रास्ता होता है। उसके बाद में आगे का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, और उसके बाद में लिंग, और उसके बाद में सहायक संधियां। ये जो है 6 पार्ट होते हैं। अब देखो प्रश्न अगर आपको याद करना है तो यहां पर आप याद कर सकते हैं कि 6 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है। उसके अंदर एक जो है वो जो है मादा का डाल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो मिक्स करके जो है प्रश्न यहाँ पर पूरा बनने की संभावना जो है, अगर यहां से बनता है तो यहां से बन सकता है। ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे। अब देखो वृष्ण क्या है, देखो यह उदर से बाहर त्वचा या संयोजी उत्तकों से मिलकर बनते हैं। देखो याद रखने वाली चीज क्या है, ये किससे बनते हैं, संयोजी उत्तकों से मिलकर बनते हैं। तो अभी तक साइंस के अंदर अपने जो भी चीजें पढ़ी है, जैसे ब्लड बढ़ा था वो भी किससे था, संयोजी उत्तक से मिलकर। हड्डी जो थी वो भी संयोजी उत्तक से मिलकर। और वृष्ण जो है वो किससे मिलकर बनता है, तो ये भी संयोजी उत्तक से मिलकर बनता है। देखो अपने उत्तक नाम का एक टॉपिक लगता है, तो वो क्या होता है, वो देखो जैसे स्किन होती है, चमड़ी होती है, तो सेल्स होता है सबसे पहले कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंगों का समूह क्या कहलाता है, ये तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अपने को कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ये क्रम जो है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रम जो है पेपर के अंदर पूछा हो जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, उसके बाद में देखो देखो यह क्या रहता है, उदर के बाहर त्वचा व संयोजी उत्तकों से मिलकर बनता है। वृषण कोश वृषण का ताप नियंत्रित करने के लिए शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, देखो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होने के लिए उसको जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहते हैं, ये रहते हैं शरीर के बाहर। ठीक है, तो देखो उसके कारण से देखो इसमें क्या होता है, 2 से 3 डिग्री का ताप नीचे बनाए रखते हैं, मतलब ताप थोड़ा सा यहाँ पर कम रहता है। देखो पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, पूरी की पूरी स्टोरी ये है कि देखो जो पुरुष होते हैं इनमें तो होते हैं जो होते हैं शुक्राणु। ठीक है, और मादा जो होते हैं उनमें होते हैं अंडाणु। ठीक है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए शरीर का जो टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसी कारण से वृषण जो रहते हैं वो शरीर से बाहर रहते हैं। अब एक चीज का और यहाँ पर जवाब मिल गया होगा कि शुक्राणु जो रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो वृषण बॉडी के वृषण पार्ट के अंदर जो है वो शुक्राणु जो है वो रहते हैं। प्रत्येक वृषण में अनेक नलिकाएं होती है। ठीक है, ठीक है, अनेक क्या होती है, यहाँ पर अनेक नलिकाएं पाई जाती है। नलिकाएं मतलब छोटी छोटी जो वाहिकाएं होती है, छोटी छोटी नाड़ियां जो है वो इसमें पाई जाती है, जिसे शुक्र घर नलिका कहते हैं। यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, देखो शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये होता है शुक्रधर नलिका। ठीक है, तो ये कहां पर पाया जाता है, शुक्रधर नलिका के अंदर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। देखो जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट वाली लाइनें अपने को याद जरूर करनी है, उनको अपने को छोड़ना नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में देखो शुक्राणु नलिका में अंतर्जालिका कोशिका द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण किया जाता है। तो देखो शुक्राणु का निर्माण कहां पर, तो ये होता है शुक्रधर नलिका। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण ये कहां पर होता है, ये देखो अंतराली जालिका के अंदर। ठीक है, अब ये जो अंतराली जालिका शब्द है ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से देखने को मिल जाएगा, लेकिन अपने को तो यहीं पर इसको याद करके मामला खत्म करना है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण कहां पर, शुक्रधर नलिका के अंदर। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण कहां से होता है, तो अंतराली जालिका के अंदर होता है। अब याद कैसे करेंगे, देखो ये है शुक्राणु, ये शुक्राणु का घर, तो शुक्रधर नलिका। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन तो अंतराली जालिका के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या होता है, देखो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग जो कार्य होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अपने अंतःस्त्रावी से संबंधित एक आएगा, तो पूरा का पूरा उसके अंदर डिटेल के साथ में बताया गया है कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ से स्त्रवण होता है और इनका क्या क्या जो है वो अपने यूज है। लेकिन फिलहाल अपने को क्या समझना है कि टेस्टोस्टेरोन का जो स्त्रवण होता है वो कहाँ से, अंतराली कोशिकाओं से। अब देखो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उनका यूज क्या होता है, देखो सबसे पहली बात टेस्टोस्टेरोन स्त्रवण जो होता है वो होता है पुरुषों के अंदर। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, ये प्राथमिक व द्वितीय लक्षणों का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक व द्वितीय लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक व द्वितीय लक्षण उत्पन्न होते हैं किससे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। अब क्या होते हैं प्राथमिक और द्वितीय जो अपने लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, देखो प्राथमिक लक्षण तो ये होते हैं कि अगर जैसे एज जैसे 14 के करीब जाती है तो वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उसमें प्राथमिक गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, ठीक है, दाढ़ी मूछें आना, ये सब जो क्या होते हैं ये इसके प्राथमिक गुण होते हैं। ठीक है, और द्वितीय गुण क्या होते हैं, जैसे संतानोत्पत्ति का जो गुण होता है वो द्वितीय गुण होता है। तो ये एक एज के बाद में आना स्टार्ट हो जाता है, किसके कारण से, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। ठीक है, अब चलते हैं अधिवृषण। देखो अधिवृषण क्या है, अधिवृषण में शुक्राणु स्थित होते हैं। क्या होते हैं, अधिवृषण के अंदर अपने शुक्राणु स्थित होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है शुक्राणु रहते कहां पर है, अधिवृषण में। उत्पन्न कहां से होते हैं, तो ये देखो उत्पन्न कहां से होते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण शुक्रधर नलिका के अंदर। और शुक्रधर नलिका कहां पर स्थित है, इसका एड्रेस क्या है, तो ये वृषण के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो निर्माण शुक्रधर नलिका, लेकिन स्थित कहां पर रहते हैं, स्थित जो रहते हैं वो रहते हैं अधिवृषण में। देखो एक चीज और पढ़ी थी अपने, एक लीवर पढ़ा था, एक पित्ताशय पढ़ा था। ठीक है, अब देखो पित्ताशय जो है, पित्ताशय में पित्तरस जो होता है वो बनता तो पित्तरस कहां पर बनता है, बनता तो लीवर के अंदर, लेकिन रहता कहां पर है, पित्ताशय में रहता है। वैसे ही शुक्राणु का निर्माण तो वृषण के अंदर होता है, वृषण के शुक्रधर के अंदर होता है, लेकिन रहता कहां है, वो रहता है अधिवृषण के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करके जो है अपने को यहाँ पर याद कर सकते हैं। अधिवृषण शुक्राणु के वृषण से परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। देखो अधिवृषण क्या करता है, शुक्राणु के वृषण से परिवहन के लिए, भाई सबसे पहले उत्पन्न वृषण से होगा, अब वृषण से कहां पर आएगा, अधिवृषण की। ठीक है, देखो यहां से यहां तक आना है। ठीक है, तो ये जो मार्ग जो प्रदान करता है वो क्या करता है, अधिवृषण जो है परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, मतलब एक रास्ता प्रदान करने का काम भी करता है। उसके बाद में रहता कहां पर, तो शुक्राणु में, जो शुक्राणु है वो अधिवृषण में रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, शुक्र वाहक। देखो वाहक का मतलब क्या होता है कि जो नलिका जो होती है उसके अंदर आना जाना करना। ठीक है, अब देखो शुक्राशय की वाहिका से मिलकर स्खलनीय नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राशय की वाहिका से मिलकर, ठीक है, शुक्राशय की वाहिका से मिलकर क्या होता है, स्खलनीय नलिका का निर्माण होता है। स्खलनीय वाहिका मूत्र मार्ग में खुल जाती है, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है उसका कहां पर होता है, ये कनेक्शन होता है मूत्र मार्ग के अंदर, इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो मूत्र मार्ग,
मूत्र मार्ग वीर्य व मूत्र दोनों का मार्ग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये दो तरह की नलिकाएं होती है। ठीक है, एक तो जो होता है मूत्र मार्ग होता है, और एक जो होता है ये दूसरा जो कार्य करता है ये जो है वीर्य का मार्ग देता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो पूरे का एक टेबल के रूप में अपने को क्या एक टेबल दी गई है, तो पूरे टॉपिक का एक सार यहाँ पर अपने को दिया गया है। देखो वृषणों में शुक्रवाहक नलिकाएं ये क्या करती है, वृषणों के अंदर जो शुक्रवाहक नलिका है वह शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या करती है, ठीक है, वृषणों में शुक्रवाहक नलिकाएं क्या करती है, शुक्राणु उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इनके कार्य जो है वो प्रश्न वहीं से बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर मतलब बिना कोई विवाद के प्रश्न बनाया जा सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी किताब में कुछ दिया हुआ है, किसी किताब में कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये जो डायरेक्ट कार्य है, प्रमुख कार्य जो होते हैं वो सभी में एक जैसे रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में देखो अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण के लिए देखो क्या दिया है, शुक्राणुओं को व्यवहार्य लेकिन गति विहीन अवस्था में संचय करना। देखो शुक्राणु जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है एक एक्रोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, देखो इनकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब फिर पीछे इनकी पूंछ होती है। ठीक है, तो शुक्राणु जो है वो क्या करते हैं, वो गति करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब शुक्राणु गति करते हैं, लेकिन अधिवृषण क्या करता है, उनको गति विहीन अवस्था में संचित कर लेता है। जैसे मान लो बच्चा जैसे निर्माण होता है, छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले उसके हाथ पैर नहीं बने हुए थे, लेकिन वो कहां पर रहता है, पेट के अंदर रहता है। उसी तरीके से अधिवृषण वो जगह है जहां पर शुक्राणु रहता है, लेकिन गति विहीन अवस्था के अंदर रहता है। उसके बाद में देखो शुक्र वाहक, स्खलन के समय संकुचन की अवस्था में शुक्राणु मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र वाहक, वाहक से समझ जाओ ना, वाहक का मतलब क्या होता है, एक रास्ते की तरह समझ लो। वैसे तो वाहक का मतलब ले जाने वाला होता है। ठीक है, तो एक रास्ते की तरह ये हो गया। ठीक है, तो स्खलन के समय संकुचन की अवस्था में शुक्राणु मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये प्रवेश करते हैं। उसके बाद में देखो शुक्रकोश या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। ठीक है, देखो तरल स्त्रावित करता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे शुक्राणु जो होते हैं उनको पोषण देने का कार्य कौन करता है, तो वो शुक्र कोश के अंदर जो तरल स्त्रावित होता है वो शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो मूत्राशय, इसके संकोचन से वीर्य को स्खलन के समय शीशन से बाहर निकालता है, वह यह मूत्र को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके बाद में है शीशन, इसमें स्पंजी उत्तक विद्यमान रहते हैं जो मैथुन अंग है। मतलब ये जो है अलग अलग जो पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर 6 पार्ट बताए थे, उन 6 पार्ट्स का एक वर्गीकरण किया गया है कि कौन से पार्ट का कौन सा कार्य अपना होता है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद में देखो इसकी ग्रंथियां कौन कौन सी है, सहायक ग्रंथियों के बारे में भी अपने को जानना है यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक ग्रंथियां देखो, सबसे पहले शुक्र कोश, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद में काउपर ग्रंथि। ठीक है, ये 3 नाम है, इन तीनों के जो है अपने को ग्रंथियों के कार्य अपने को पता होने चाहिए। देखो शुक्र कोश क्या करता है, यह शुक्रिय तरल का निर्माण करता है। तो अपने को याद होना चाहिए कि तरल का निर्माण कौन करता है, ये शुक्र कोश जो है ये तरल का निर्माण करने का कार्य करता है। उसके बाद में देखो प्रोस्टेट ग्रंथि, जैसे जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, मतलब कि जो पाचन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर अपने खाना पचाने के लिए HCl पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, खाना पचाता है और अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है। लेकिन सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हो सकता है किसी के शरीर में अम्लीय माध्यम अधिक हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो छोटी आंत तक आते हैं तो उसके बीच में एक क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करने के लिए पित्ताशय मतलब कि पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है, जिसके फल स्वरूप उसको क्षारीय माध्यम मिल जाता है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या है, एक क्षारीय तरल का स्त्रवण करती है। तो कौन करती है, देखो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इस क्षारीय तरल का क्या करती है, स्त्रवण करती है। यह तरल शुक्राणुओं को जीवित रखती है, वह तैरने में सहायता प्रदान करती है। एक चीज आपने सुना होगा कि एक प्रोस्टेट कैंसर होता है। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादातर किसी में होता है, ये होता है पुरुषों के अंदर।
पुरुषों के अंदर होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? देखो, इनके अंदर जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाती है। अब लेटर सपोज क्षारीय माध्यम उनको नहीं दिया जाएगा तो उनके शुक्राणु जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, शुक्राणु जो है वो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको एक निश्चित जो है पीएच की आवश्यकता होती है। देखो पीएच की, ठीक है, एक निश्चित पीएच की आवश्यकता वहां पर होती है। तो वो पीएच अगर उनको नहीं मिलेगा तो शुक्राणुओं की संख्या जो है अच्छी नहीं रहेगी, मतलब कि जीवित नहीं रहेंगे। जीवित नहीं होंगे तो वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। और उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अगर ये रोग और ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर उसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, कि जो शुक्राणु हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको जीवित रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए और एक निश्चित पीएच की उनको आवश्यकता होती है। ठीक है, निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कई कई बार देखा होगा कि जिनको संतानोत्पत्ति में समस्या आती है, मतलब जैसे 3-4 साल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में अपने क्या करते हैं, उसके बाद में डॉक्टरों के चक्कर लगाए जाते हैं, उसके बाद में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद में जो है संतानोत्पत्ति हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? देखो ये चीज जो है नॉर्मल सामान्यतः लोग नहीं समझते हैं कि मेन रीजन जो होता है वो बॉडी के अंदर पीएच से रिलेटेड होता है। तो जब जो जांच होती है शरीर की, उसमें अपने को पता चलता है कि इसके बॉडी का पीएच लेवल है वो ज्यादा है या कम है, या फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर उसका कम है, तो उसके फलस्वरूप अपने क्या करते हैं, डॉक्टर अपने को दवाई देते हैं। किसकी? वो किसी भी बच्चा होने की दवाई नहीं देते, वो जो दवाई देते हैं वो शरीर का जो पीएच है उसको मेंटेन करने की दवाई दी जाती है। जैसे जैसे वो पीएच है वो सेट हो जाता है, उसके बाद में जो है ये अपना पीएच जो है उसका सेट हो जाता है। ठीक है, तो मेन रीजन जो होता है वो मेडिकल के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो शरीर के पीएच का जो ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब पीएच कितना इंपॉर्टेंट है तो ये आप समझ सकते हैं। तो देखो क्षारीय तरल, ये क्या करता है, क्षारीय तरल का स्त्रवण करते हैं। यह तरल शुक्राणु को जीवित रखने का व तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो एक जो है सामान्य चीज और सुनी होगी आपने कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी समस्या आने पर किसी न किसी भगवान पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो कुछ खाने की चीजें बंद करवा देते हैं, खाने पीने की चीजें। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो जो है वो ये चीज चेक कर लेते हैं कि इनका जो पीएच है वो पीएच मेंटेन नहीं है, तो वो जो गर्म चीजें खाना छुड़वा देते हैं या फिर ठंडी चीजें खाना छुड़वा देते हैं, ऑयली चीजें हैं वो छुड़वा देते हैं। उसके पीछे का रीजन यही होता है। सब इसको मानते हैं कि ये एक धार्मिक रीजन है, वास्तव में धार्मिक रीजन नहीं होता। वो उसको खाना जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो जैसे रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा तो एक टाइप की चीजें उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, जैसे गर्म करने वाली जो चीजें वो सारी बंद कर दी जाती है। क्योंकि उससे क्या होता है, शरीर का पीएच होता है वो प्रभावित होता है। लगभग 1-1.5 साल तक वो चीजें जो कंट्रोल रखी जाती है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है, पीएच मेंटेन हो जाता है और उसके बाद में जो संतानोत्पत्ति का कार्य जो है वो इजी वे में हो जाता है। तो इसका रीजन जो है सभी धार्मिक मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्या होता है, साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, और लास्ट में बोल दिया जाता है कि हनुमान जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया, लेकिन उसके पीछे भी क्या है, जो मेन जो है वो यहाँ की साइंस है, पीएच के ऊपर उसकी पूरी साइंस काम करती है। ठीक है, उसके बाद में देखो काउपर ग्रंथियां, यह एक सफेद शान क्षारीय स्त्राव निकालती है जो श्लेष्मी होता है, वह स्नेह का कार्य करता है। स्नेह के रूप में ये क्या करता है, ये कार्य करता है। अब उसके बाद में देखो शुक्राणु, शुक्राणु नए युग्मक है। शुक्राणु जो है वो एक युग्मक है जो वृषणों के भीतर उत्पन्न होता है। ये मैं चीज स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि शुक्राणु उत्पन्न कहां पर होते हैं, तो ये होते हैं वृषण के अंदर होते हैं, वृषण के अंदर होते हैं, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में देखो शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर भी बनाई थी, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। देखो इस तरीके से क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, इस तरीके से जो है ये होता है अपना शुक्राणु। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है शीर्ष, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर पूंछ, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर ग्रीवा। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, मतलब कि ये जो है पुरुषों के अंदर जो पाए जाते हैं उनमें जो है ये उसकी ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है उसका रीजन बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, ये करते हैं गति।
शुक्राणु क्या करते हैं, ये गति करना प्रारंभ करते हैं। देखो गतिहीन अवस्था में ये कहां पर रहते हैं, तो ये रहते हैं अधिवृषण के अंदर। देखो गतिहीन अवस्था के अंदर कहां पर रहते हैं, तो अधिवृषण में। सामान्यतः कहां पर रहते हैं, तो ये वृषण के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये गति कैसे करते हैं, देखो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर ये पूंछ की सहायता से क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो गति करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनको गति की आवश्यकता क्या पड़ती है, देखो ठीक है। देखो गति की जो है इनको आवश्यकता क्या पड़ती है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। पुरुषों के अंदर होते हैं शुक्राणु, ठीक है, और महिलाओं के अंदर होते हैं, वो होते हैं अंडाणु, ठीक है। अब ये जो अंडाणु है ये कहां पर रहते हैं, तो ये जो रहते हैं वो यहां पर रहते हैं, ठीक है, यहां पर जो है वो रहते हैं, मतलब कि ये अंडाशय के अंदर रहते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो गति करने का कार्य करते हैं, लेकिन जो अंडाणु होते हैं वो अधिक गतिशील नहीं होते, ठीक है। तो शुक्राणु क्या करते हैं, शुक्राणु जो है वो यहां से क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहां से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। और गति करते हुए ये कहां तक पहुंचते हैं, ये इस तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, गति कर कर यहां पर ये पहुंचते हैं। लेकिन जब शरीर के अंदर जब एंटर करते हैं तब ये अरबों करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन जो पीएच लेवल के आधार पर जो है कोई एक शुक्राणु क्या करता है, वो अंडे का भेदन करता है, ठीक है। और वो अंडे का भेदन जो करता है वो इसी गति के आधार पर करता है, ठीक है। यहां से गति करके वो कहां पर पहुंचता है, वो यहां पर, मतलब यहां पर पहुंचता है और क्या करता है, अंडे को भेद देता है, ठीक है। तो देखो शीर्ष क्या है, टोपीनुमा, इसे एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्रोसोम कहते हैं, जो कि निषेचन में अंडे को क्या करता है, अंडे का भेदन करता है, देखो ठीक है, अंडे का भेदन करता है। अब देखो अब क्या है, अब स्टार्ट होगा यहां से मादा जनन तंत्र। तो इसके प्रमुख अंग कौन से, देखो एक जोड़ी इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है, एक जोड़ी इसमें अंड वाहिनियां होती है, फिर गर्भाशय होता है, फिर योनि और बाहर के जननांग होते हैं। तो सबसे पहले देखो अंडाशय क्या होता है, वो देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसका क्या होता है, ये होता है इसका अंडाशय, ठीक है। उसके बाद में जो वाहिका जो होती है वो क्या होती है, ये होती है अंडवाहिका, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है इसका अंडाणु, यहां से अंडाणु जो निकल कर यहां तक गति करता है, और जो शुक्राणु जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक गति कर जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्राणु जो होता है वो तो करता है गति, लेकिन अंडाणु जो है वो अधिक गतिशील नहीं होता है, इसके कारण से ये केवल अंडवाहिका तक बाहर आ पाता है, ठीक है। अब यहां से जो शुक्राणु एंटर करते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडाणु भेदन करते हैं। अंडाणु भेदन के फल स्वरूप यहां पर जो एंटर होते हैं वो अरबों करोड़ों जो है वो शुक्राणु एंटर होते हैं, लेकिन भेदन कोई एक ही कर पाता है, क्या करता है, भेदन कोई भी एक शुक्राणु ही वहां तक पहुंच पाता है, ठीक है। और भेदन के फल स्वरूप यहां तक जो शुक्राणु आया हुआ होता है और भेदन होता है, वहीं पर क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। देखो तो इसमें क्या है, एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंड वाहिनियां, और गर्भाशय, योनि और बाहर के अंग, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रमुख अंग दिए गए हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, उन कार्य के ऊपर यहां पर बात की गई है। देखो कई कई बार क्या होता है, किसी किसी को जो है संतान जो प्राप्त होती है वो जुड़वा संतान प्राप्त होती है, उसका देखो क्या रीजन है। देखो उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शुक्राणु एंटर करते हैं वो पीएच के कारण से खत्म होते जाते हैं, और फलस्वरूप एक शुक्राणु जो है वो अंडे का भेदन करता है, ठीक है। जब एक अंडाणु के ऊपर शुक्राणु जो है वो भेदन कर चुका होता है, उसके बाद में उसके बाहर एक लेयर बन जाती है, जिसके बाद में क्या होता है, कोई भी शुक्राणु अगर पहुंच भी जाता है तो भी इसके ऊपर क्या नहीं कर पाता, उसका भेदन नहीं कर पाता। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि जैसे मैच ड्रॉ होता है ना, मतलब कि ना दोनों का स्कोर बराबर हो गया तो मैच हो जाता है ड्रॉ, उसी तरीके इसमें क्या होता है कि सेम टाइम के ऊपर दो शुक्राणु ने अगर क्या कर दिया, भेदन कर दिया, तो वहां पर एक भ्रूण बनने की जगह दो भ्रूण का जो है निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
फल स्वरूप क्या होते हैं, वहां पर जो है 2 संतान वहां पर उनको होती है। ठीक है, अब देखो अंडाशय क्या है, ये है अंडों का निर्माण करते हैं। तो अंडों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, वो करता है अंडाशय। और अंड वाहिनियां इसके निषेचित अंड को गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अब देखो निषेचित का मतलब क्या हुआ कि जो वेदन जो होता है उसके बाद में जो अंडा होता है वो क्या होता है, एग होता है, वो क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो गर्भाशय आंतरिक परत भ्रूण को ग्रहण करती है, इसकी रक्षा करती है और इसे पोषण प्रदान करती है। मांसल भित्ति के संकुचन से प्रसव के दौरान शिशु को बाहर निकालने में क्या होती है, मदद जो है, मदद वो करती है। ठीक है, अब देखो जो अंडा निकलेगा वो अंडाशय से निकलेगा। निषेचन कहां पर होगा, निषेचन अंड वाहिनी के अंदर निषेचन होगा। और जो भ्रूण का स्थापन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का स्थापना होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो कि एक जो मासिक चक्र जो होते हैं, ठीक है, मासिक चक्र, ठीक है, ये हर 28 दिन के बाद में क्या होते हैं, मासिक चक्र जो है वो चलता रहता है। उसका रीजन क्या है, देखो देखो जो मादा जो होती है वो हर 28 दिन के अंदर भ्रूण का निर्माण करने की क्षमता रखती है, लेकिन उस भ्रूण को क्या होती है, शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो अगर उस 28 दिन के अंदर उसे शुक्राणु जो है वो नहीं मिलते हैं तो वो भ्रूण टूटना स्टार्ट हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि मासिक चक्र जो है वो उसका जो है आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये कहां से आता है, भ्रूण का स्थापना कहां पर होगा, भ्रूण की स्थापना गर्भाशय से होती है। तो जो मासिक चक्र का जो आना है वो भी कहां से संबंधित है, वो भी गर्भाशय से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो गर्भग्रीवा, देखो जलीय श्लेष्म उत्पन्न करती है जो शिशन के लिए एक स्नेहक प्रदान करने का कार्य करती है, जिसमें स्खलन के पश्चात शुक्राणु तैरते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्राणु क्या करते हैं, वो गति करते हैं, गति करने के लिए उनको लिक्विड की आवश्यकता होती है। तो ये कहां से मिलते हैं, ये होते हैं गर्भग्रीवा से, जो है वो तैरने के लिए लिक्विड बनता है। उसके बाद में देखो योनि, लैंगिक समागम के दौरान शिशन को ग्रहण करती है, वह प्रसव के दौरान बच्चे को निकालने के लिए नलिका का कार्य करती है। उसके बाद में देखो शीशनिका, नर शिशन के तुल्य। ठीक है, तो ये जो है वो पूरा का पूरा जो है अपना तंत्र है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।